नमस्कार। आप देख रहे हैं कक्षा 7 की एनसीईआरटी पुस्तक इतिहास का चैप्टर 8 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो पहला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की अवधि लगभग किस समय तक मानी जाती है? तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की अवधि 1707 से 1750 तक मानी जाती है। 1761 ईस्वी में कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी? तो 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। मुगल साम्राज्य के पतन के समय भारत में कौन सी नई शक्ति उभर कर आई? तो मराठा, सिख, जाट और राजपूत उभर कर आई थी। 1765 तक भारत के किस क्षेत्र पर ब्रिटिशों का नियंत्रण स्थापित हो गया था? पूर्वी भारत पर। बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व किस वर्ष तक सुदृढ़ हो गया था? तो 1765 तक बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व सुदृढ़ हो गया। मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा का मानचित्र किस वर्ष की स्थिति को दर्शाता है? 1700 ईस्वी की स्थिति को दर्शाता है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? तेजी से बदलती हुई। 1707 से 1761 के बीच भारत में मुख्यतः कौन सा परिवर्तन हुआ? तो 1707 से 1761 के बीच मुख्य परिवर्तन हुए थे कि मुगल सत्ता का पतन हुआ और नई क्षेत्रीय शक्ति का उदय होना शुरू हुआ। तीसरा, पानीपत की लड़ाई में किसकी हार हुई? मराठों की हार हुई थी। औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई किस वर्ष शुरू की थी? 1779 ईस्वी में। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने दक्कन में लड़ाई शुरू की थी। 1679 में। दक्कन में युद्धों के कारण मुगल साम्राज्य को किस प्रकार की हानि हुई? राजस्व और वित्तीय संसाधनों की हानि हुई थी। मनसबदारों के किस वर्ग को नियंत्रित करना मुगल सत्ता के लिए कठिन हो गया था? शक्तिशाली अभिजात वर्ग को नियंत्रित करना मुगल सत्ता के लिए कठिन हो गया था। सूबेदार किस प्रकार के अधिकारी थे? प्रांतीय शासक होते थे सूबेदार। सूबेदार किस दो विभागों पर नियंत्रण रखते थे? दीवानी और फौजदारी विभाग पर सूबेदार का नियंत्रण होता था। सूबेदार के सशक्त होने से राजधानी पर क्या प्रभाव पड़ा? राजस्व की मात्रा घट गई। किन वर्गों के विद्रोह ने मुगल साम्राज्य की समस्या को और बढ़ा दिया? जमींदार और किसान। आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर बड़ी मात्रा में धन दौलत ले गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने भारत पर बार बार आक्रमण किया? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 6 बार। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1748 से 1761 के बीच। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर मुगल कोष से लगभग कितनी राशि लूटी थी? तो लगभग 50 करोड़ रुपए लूटे थी। नादिर शाह दिल्ली से कौन सा प्रसिद्ध सिंहासन लेकर गया था? तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन लेकर गया था। नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली का कौन सा हिस्सा मलबे का ढेर बन गया? शाहजहानाबाद। नादिर शाह के आक्रमण के बाद दिल्ली के लोगों की क्या स्थिति हुई? तो दिल्ली के लोग
भिखारी और बेघर हो गए। परवर्ती मुगल काल में अभिजात वर्ग मुख्यतः किन दो गुटों में बटा हुआ था? ईरानी और तुरानी में बटा हुआ था। फर्रुखसियर ने मुगल सम्राट के रूप में कब शासन किया? 1713 से 1719 के बीच। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल कब था? 1754 से 1759 के बीच। किन दो मुगल सम्राटों की हत्या उनके अभिजातों द्वारा की गई? फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या उनके अभिजातों के द्वारा कर दी गई थी। किन दो मुगल सम्राट को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया था? अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया था। मुगल सत्ता के पतन के साथ किन प्रांतों के सूबेदार ने अपनी शक्ति सुदृढ़ की? अवध, बंगाल और हैदराबाद के सूबेदार ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया था। 18वीं शताब्दी में किन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास शुरू किया? तो 18वीं सदी में अपने आसपास के इलाकों पर नियंत्रण बढ़ाना राजपूत शासकों ने शुरू किया था। जोधपुर के राजा अजित सिंह को कौन से सूबे की सूबेदारी मिली थी? गुजरात सूबे की सूबेदारी जोधपुर के राजा अजित सिंह को मिली थी। अंबर के सवाई राजा जय सिंह को कौन से सूबे की सूबेदारी दी गई थी? मालवा की। बादशाह जहांदार शाह ने इन सूबेदारियों का नवीकरण कब किया? 1713 ईस्वी में। जोधपुर राजघराने ने किस क्षेत्र को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था? नागौर को। सवाई राजा जय सिंह ने अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? जयपुर में। सवाई राजा जय सिंह को आगरा की सूबेदारी कब दी गई थी? 1713 ईस्वी में। 1740 के दशक में किस शक्ति के अभियानों ने राजस्थान के रजवाड़ों पर दबाव डाला? मराठों के। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर क्या बनवाए? तो पहाड़ियों की चोटी पर किले बनवाए। चित्तौड़गढ़ के किले में किस प्रकार के जल निकाय पाए जाते थे? तालाब, कुंडी और बावली। 1732 के फारसी वृत्तांत के अनुसार राजा जय सिंह का प्रभाव किस क्षेत्र तक फैला हुआ था? दिल्ली से नर्मदा के तट तक फैला था। राजा जय सिंह कितने वर्षों तक आगरा के सूबेदार रहे? 12 वर्ष तक। राजा जय सिंह कितने वर्षों तक मालवा के सूबेदार रहे? 5 या 6 वर्ष तक। किस राजपूत राज्य ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी? मेवाड़ ने। राणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठकर शासन शुरू किया? 1572 में। अम्बेर के शासक सवाई जय सिंह ने खगोलीय वेधशाला का निर्माण किन किन नगरों में कराया? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में कराया। जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाओं को किस नाम से जाना जाता है? जंतर मंतर के नाम से। जंतर मंतर का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो जंतर मंतर का निर्माण खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए किया गया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की थी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1708 में। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने संभाला? बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर ने किसके खिलाफ विद्रोह किया? मुगल सत्ता के खिलाफ बंदा बहादुर ने विद्रोह किया था।
बंदा बहादुर ने किनके नामों वाले सिक्के जारी किए थे? गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के जारी बंदा बहादुर ने किए थे। बंदा बहादुर ने अपना प्रशासन किन दो नदियों के बीच के क्षेत्र में स्थापित किया था? तो सतलुज और यमुना के बीच में किया था। बंदा बहादुर को कब बंदी बनाकर मार दिया गया? तो 1715 में बंदी बनाया और 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में सिखों ने पहले किन रूपों में अपने आप को संगठित किया? जत्थों और बाद में मिसलों के रूप में संगठित किया था। सिखों की संयुक्त सेनाएं क्या कहलाती थी? तो सिखों की संयुक्त सेना को हम दल खालसा के नाम से जानते थे। सिखों की बैठकों में लिए गए सामूहिक निर्णय को क्या कहा जाता था? गुरमता। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का कितना प्रतिशत लिया जाता था? 25%। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को किस बात के लिए प्रेरित किया था? शासन उनके भाग्य में है इसलिए प्रेरित किया था। खालसा का नारा क्या था? राज करेगा खालसा। खालसा ने पहले किनके खिलाफ सफल विरोध किया था? मुगल सूबेदारों के खिलाफ विरोध किया था खालसा ने। खालसा ने बाद में किसके खिलाफ विरोध किया? अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से कौन सा प्रांत अपने कब्जे में कर लिया था? पंजाब को। खालसा ने सार्वभौम शासन का घोषणा कब किया? 1765 में। खालसा द्वारा जारी सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द किस काल के समान थे? बंदा बहादुर के समय का था। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिखों के इलाकों कहाँ तक फैले थे? सिंधु से यमुना तक। महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिखों समूहों में फिर से एकता कब स्थापित किया? 1799 में। महाराजा रणजीत सिंह ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? लाहौर को। मराठा राज किसके विरोध से उत्पन्न हुआ था? मुगल शासन के विरोध से। मराठा राज की स्थापना किसने की थी? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ? 1630 ईस्वी में। शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई थी? 1680 ईस्वी में। शिवाजी ने राज्य की स्थापना किसकी सहायता से की थी? सरदारों की सहायता से। मराठा सेना का मुख्य आधार कौन था? कृषक, पशुपालक या कुणबी? शिवाजी ने अपनी सेना का प्रयोग किस उद्देश्य से किया था? मुगलों को चुनौती देने के लिए। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य की प्रभावी शक्ति किसके हाथ में आई? पेशवाओं के हाथ में। पेशवा किस पद पर कार्य करते थे? प्रधानमंत्री के पद पर। मराठा राज्य की राजधानी कहाँ स्थापित की गई थी? रायगढ़ में। 1720 से 1761 के बीच किस साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ? मराठा साम्राज्य का। 1720 के दशक तक मराठों ने किन प्रदेशों को मुगलों से छीन लिया था? मालवा और गुजरात को। मराठा नरेश को किस क्षेत्र का अधिपति माना गया? दक्कन प्रायद्वीपीय भाग का। मराठों को किन दो प्रकार के कर वसूलने का अधिकार मिला था? चौथे और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार मराठाओं को मिला था।
मराठों ने दिल्ली पर धावा कब बोला? 1737 में। मराठा प्रभुत्व की सीमा उत्तर में कहां तक फैली थी? बंगाल से उड़ीसा तक। मराठा प्रभुसत्ता स्वीकार करने के रूप में अन्य शासकों से क्या लिया जाता था? भेंट की रकम। मराठों को अपने साम्राज्य विस्तार के बदले क्या चुकानी पड़ी? भारी कीमत। 1761 में मराठों की हार किस प्रसिद्ध युद्ध में हुई? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की प्रसिद्ध हार हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को अन्य शासकों से सहायता क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनके सैन्य अभियानों से अन्य शासक विरोधी हो गए थे। मराठों ने किसके साथ साथ एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की? अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ। मराठों द्वारा विजय प्राप्त इलाकों में क्या किया गया? स्थानीय परिस्थिति के अनुसार भू राजस्व की मांग की गई। मराठों ने कृषि के साथ क्या किया? प्रोत्साहित किया कृषि को। मराठों ने व्यापार को कैसे प्रभावित किया? पुनर्जीवित करके। किन मराठा सरदारों ने शक्तिशाली सेनाएं खड़ी की? सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले मराठा ने शक्तिशाली सेनाएं खड़ा की। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों का क्या प्रभाव पड़ा? शहरों की समृद्धि को हानि नहीं पहुंची। उज्जैन किसके संरक्षण में फलता फूलता रहा? सिंधिया के संरक्षण में। इंदौर किसके आश्रय में फलता फूलता रहा? होलकर के आश्रय में। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में क्या हुआ? नए व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को कहाँ नया बाजार मिला? पुणे में नया बाजार मिला। लखनऊ यह गलत है। तो चंदेरी क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को नया बाजार पुणे में मिला था। पहले व्यापार किस दूरी पर केंद्रित था? आगरा और सूरत के बीच। बाद में मराठा व्यापार का क्षेत्र कहाँ तक फैल गया? कर्नाटक, मदुरै, तंजावुर और त्रिची तक फैला। शिवाजी शिवाजी का जन्म कब हुआ? 1630 में। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी के अभिभावक कौन थे? दादा गोंडदेव। शिवाजी को मालवा पठार का अविवादित मुखिया किसने बना दिया? जावली पर विजय ने। शिवाजी ने अपने विरोधियों के खिलाफ किस युद्ध कला का प्रयोग किया? गुरिल्ला युद्ध कला का। शिवाजी की प्रसिद्ध राजस्व प्रणाली किन दो करों पर आधारित थी? चौथ और सरदेश मुखी। चौथ और सरदेश मुखी पर आधारित राजस्व प्रणाली ने क्या स्थापित करने में सहायता की? एक मजबूत मराठा राज। छत्रपति शिवाजी महाराज का शासनकाल कब तक रहा? छत्रपति शिवाजी महाराज का शासनकाल 1630 से 1680 तक रहा था। दोस्तों, इसका सही आंसर 1627 से 1680 तक था शिवाजी महाराज का शासनकाल। छत्रपति संभाजी महाराज का शासनकाल किस अवधि में था? तो छत्रपति संभाजी महाराज का शासनकाल 1681 से 1689 तक था। छत्रपति राजा राम महाराज ने
किस अवधि तक शासन किया? तो राजा राम महाराज ने 1689 से 1700 ईस्वी तक शासन किया। महारानी ताराबाई का शासनकाल किस अवधि में रहा? 1700 से 1761 की अवधि में। छत्रपति शाहू महाराज का शासनकाल कब तक था? 1682 से 1749 तक। चौथ का क्या अर्थ है? भू राजस्व का 25% हिस्सा। सरदेशमुखी किसे कहा जाता था? दक्कन के मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाला हिस्सा को सरदेशमुखी कहा जाता था। बाजीराव प्रथम किसके पुत्र थे? बालाजी विश्वनाथ के। बाजीराव प्रथम को किस क्षेत्र में सैन्य अभियानों का श्रेय प्राप्त था? मालवा, गुजरात, पुर्तगालियों के विरुद्ध। जाटों ने अपनी सत्ता सुदृढ़ किस काल में की? 17वीं और 18वीं शताब्दी में। जाटों के प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रित किया? चूड़ामन। 1680 के दशक तक जाटों का प्रभुत्व किन दो शहरों के बीच के क्षेत्र पर था? दिल्ली और आगरा के क्षेत्र पर जाटों का प्रभुत्व था 1680 के दशक में। सूरजमल के शासन में कौन सा राज्य शक्तिशाली रूप में उभरा? भरतपुर। 1739 में नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण के समय कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने कहाँ शरण ली? भरतपुर में। भरतपुर के किले का निर्माण किस शैली में हुआ? राजपूत मुगल मिश्रित शैली में। भरतपुर के किले का निर्माण राजपूत और मुगल मिश्रित शैली में हुआ था। दीघ का बाग महल किस वास्तुकला शैली के समन्वय का उदाहरण है? मुगल और यूरोपीय शैली का उदाहरण है। दीघ की इमारत किन रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी? दीघ के इमारत किन रूपों में बनाई गई थी? तो शाहजहां के युग की शाही वास्तुकला के नमूने पर बनाई गई थी। जाटों की शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर किसके शासनकाल में पहुंची? तो जाटों की शक्ति पराकाष्ठा पर सूरजमल के शासनकाल में पहुंची। सूरजमल ने भरतपुर जाट राज्य को कब संगठित किया? 1756 से 1763 के बीच सूरजमल ने भरतपुर जाट को संगठित किया था। सूरजमल द्वारा संगठित भरतपुर जाट राज्य वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध किला कौन सा था? लोहागढ़ किला। लोहागढ़ किला किस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता है? तो भरतपुर। लोहागढ़ किला किस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता है? तो भरतपुर। तो हमारा कक्षा 7 चैप्टर 8 समाप्त हो चुका है और हम कक्षा 7 के सभी इतिहास के चैप्टरों को समाप्त कर लिया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।